हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में और पढ़ो घर से ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर रासायनिक सूत्र एवं मोल संकल्पना कर रहे थे, जिसमें कि हमने इसके 2 लेक्चर जो है वो कंडक्ट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। ये हमारा इसका तीसरा लेक्चर होगा प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। होपफुली आप सभी को ये लेक्चर समझ में आएगा और आप सभी ने इस टॉपिक को समझा होगा। रासायनिक सूत्र व मोल संकल्पना के बारे में, यानी कि केमिकल फार्मूला और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको सभी बातें क्लियर हुई होंगी। सो इसी के साथ हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, हमने इसमें कवर करना था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने थे। जैसे सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र देखे, फिर सहसंयोजी यौगिकों के अणु सूत्र देखे, फिर आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र को परखा, फिर सूत्र इकाई द्रव्यमान देखा, बहुपरमाणुक आयन देखा, बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र देखे, मोल संकल्पना और पदार्थ के भार को मोल में दर्शाना। इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं और इसी के साथ हमारा लेक्चर, ये चैप्टर जो है वो हमारा क्लोज हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ी। जैसे सबसे पहले सहसंयोजक बंध के बारे में हमने जाना। वैसे तो पिछले चैप्टर में भी सहसंयोजक बंध के बारे में आप सभी को पता था, और इस चैप्टर में भी आपने सहसंयोजक बंध के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली, जिसको कि आप कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे जाना कि क्यों आखिरकार दो अलग अलग तत्व जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में सहसंयोजक बंध क्यों बनाते हैं। हमने और आपने यहाँ पे हमने जाना कि आखिरकार जैसे कि कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन से ही क्यों कनेक्टेड रहता है, ये 3 हाइड्रोजन से खाली कनेक्ट क्यों नहीं हो सकता। तो इन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन करा। साथ ही हमने ये भी जाना कि ये जो सहसंयोजक बंध है इसे कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि सहसंयोजक बंध को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म पे 3-3 भागों में बांटा गया है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल देखा, जैसे H2O का एग्जाम्पल देखा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बनने वाले बंधों को देखा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बनने वाले बंधों को देखा जिसमें डबल बॉन्ड बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना समझी। साथ ही हमने यहाँ पे लुईस संरचना की भी स्टडी करी ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन हो जाए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में भी स्टडी करी। साथ ही हमने यहाँ ये जाना कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमको ये भी यहाँ से पता चला कि सहसंयोजक बंध कितने कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चला कि इनके जो प्रकार हैं उनमें कितनी एनर्जी होती है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा ज़्यादा वीक है। इसके बारे में भी हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन हुई दोस्तों। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या चीज़ों को कवर करा, हमने यहाँ पे अलग अलग टॉपिक को कवर करा। जैसे सहसंयोजी यौगिकों के अणु भार को हमने कैलकुलेट करके देखा कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल करके जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। यदि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु भार ज्ञात हो तो हम जल का अणु भार भी ज्ञात कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी करी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि H2O इसकी संरचना होती है। तो अगर यहाँ देखो हाइड्रोजन का कितना होता है अणु भार, भाई 1 होता है। ओके, परमाणु भार 1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, भाई 16 होता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 16, और ये कितना हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर जल का भार पता है और ऑक्सीजन का भार पता है और हाइड्रोजन का भार पता है, ऑक्सीजन का भार पता है, तो आप जल का भार भी निकाल सकते हो। ओके, इन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन करा और खूब डिस्कशन करा। फिर उसके बाद हमने देखा आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र कैसे होंगे और साथ ही इनका सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कई सारे आयनिक यौगिक हैं, इनके सूत्रों द्वारा इनका भार ज्ञात किया जा सकता है। अब यह भार एक अणु का ही भार नहीं होता, इसे हम आयनिक यौगिकों का सूत्र इकाई द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखो तो क्लोरीन का भार जो है 35.5 यूनिट होता है और सोडियम का भार 23 यूनिट होता है। तो सोडियम और क्लोरीन को अगर आप आपस में मिला दोगे तो इनका भार कितना होगा, इसका 23 हो गया और इसका हो गया 35.5 हो गया, इस तरीके से। तो लगभग ये जो है 58.5 के आसपास आ रहा है, मतलब अप्रोक्स आप मान सकते हो इसको 58 यूनिट के आसपास इसका भार आता है। ओके,
तो इस तरीके से हमने आयनिक यौगिकों के भार को भी निकालना और कैलकुलेट करना यहाँ से सीख लिया। अब उसके बाद हमने देखा बहुपरमाणविक आयन यानी कि पॉली एटॉमिक आयन्स के बारे में। अब देखिए, चूंकि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अब इस टॉपिक को भी मैंने आपको समझाया कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक कैसे होते हैं भाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए NaCl का यहाँ एग्जाम्पल बताया गया था। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, वह आयनित होकर के Na+ और Cl- में बन जाता है, Cl- में बदल जाता है, यानी कि सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन बनाता है। तो इस तरीके से हम इसकी संरचना समझ सकते हैं। ओके, अब ये कैसे हुआ, कैसे आपको पता चला, तो इसको जानने के लिए मैंने यहाँ पे आप सभी को एक डायग्राम समझाया था। वो कौन सा डायग्राम था, जैसे कि हमने एक पात्र लिया या कोई पॉट लिया किसी बीकर में, यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डाल दिया और इसके बाद हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे एक को हमने एनोड नाम दिया और एक को कैथोड। तो मान के चलो कि ये एनोड है और ये कैथोड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, हमने यहाँ ये बताया कि एनोड जो है वो धनायन गुण दिखाता है और कैथोड जो है वो ऋणायन गुण दिखाता है। तो जब हमने NaCl को यहाँ पे आयनों के रूप में वियोजित किया तो Na जो है वो प्लस में बदला था और क्लोरीन जो है वो माइनस में बदला था। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि धनायन जो है वो धनायन को प्रतिकर्षित करता है, बल्कि धनायन ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो सोडियम धनायन था वो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड रॉड की तरफ जाएगा, और क्लोरीन जो ऋणायन था वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड रॉड की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ये आयनों के रूप में वियोजित होते हुए हमें नजर आ गए। ओके दोस्तों, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक भी समझ में आ चुकी होगी। फिर उसके बाद हमने देखा क्या, बहुपरमाणु आयन कवर करा। उसके बाद हमें यहाँ से इसको कवर करना है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। देखिए, बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिकों के बारे में अगर आपको उनके रासायनिक सूत्रों के बारे में स्टडी करनी है तो सबसे पहले आपको इनकी संयोजकता पता होना चाहिए। तो अब आपको पूछेंगे कि सर संयोजकता क्या होती है। तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि किसी भी परमाणु के, जैसे एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7 होता है। अब इसके अंतिम कोष में ये देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो ये 2 और 5 में ब्रेक होगा। तो इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ओके, तो ये इसकी संयोजकता हो जाएगी। मतलब नाइट्रोजन जो है -3 आयन दिखाएगा संयोजकता। क्यों? क्योंकि ये ग्रहण करेगा ना, तभी तो अष्टक पूरा होगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, जब इसको कोई दे देगा, तभी तो इसका अष्टक पूरा होगा और इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसके बाद ही यह जो है क्या बना लेगा, अष्टक पूर्ण बना लेगा। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या ग्रहण करता है उसे हम ऋणायन से दिखाते हैं, यानी नेगेटिव आयन से शो करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो आप दूसरी तरफ की, जैसे सोडियम है मान लो, तो सोडियम का तो 11 होता है। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो 2, 8 और 1 में ब्रेक होगा। तो ये क्या करेगा, अष्टक प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो यहाँ पे 2 और 8 हो जाएंगे। और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन को ये त्याग रहा है, डोनेट कर रहा है किसी को, तो इसलिए ये क्या होगा, धनायन दिखाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है इसलिए 1 धनायन दिखाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसकी संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है। तो वैसे ही यहाँ पे कई प्रकार के संयोजी वाले आयन होते हैं, जैसे कि एक संयोजी वाले आयन, द्विसंयोजी वाले आयन और बहुसंयोजी वाले आयन। एक संयोजी आयन किसे कहते हैं, ऐसा परमाणु जो अपने अंतिम कोष में से 1 इलेक्ट्रॉन का ही त्याग करे, जैसे कि सोडियम। तो ये क्या हो जाएगा, एक संयोजी आयन। और दूसरा चीज, ऐसा परमाणु जो अपने अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने के लिए, मतलब अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, जैसे कि क्लोरीन। ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम कोष में 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके 2, 8 और 1 होते हैं। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा और इसने उस 1 इलेक्ट्रॉन को लपक लिया, तो इसके अंतिम कोष में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो ये भी इसमें एकल संयोजकता होगी ये, क्योंकि एक ही आयन ये दिखा रहे हैं, भले वो धनायन हो या ऋणायन हो। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, इसमें ठीक हमें देखने को मिलती है द्विसंयोजी। द्विसंयोजी क्या होता है बच्चों, अगर मान लीजिए माफ कीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई भी परमाणु है वो अपने अंतिम कोष में से 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, तो वहां पे वो द्विसंयोजी कहलाएगा। अब जैसे देख लीजिए, यह 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो भी वो द्विसंयोजी कहलाएगा। ओके,
तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए जिंक, तो जिंक में इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु क्रमांक होता है 30। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहते हो तो देख लीजिए इसके कैसे होगा, हम इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 आएगा, फिर 8 आएगा, 10 हो गया, फिर ये 18 हो गया। तो यहाँ से अपन एक काम करते हैं, इसमें 18 डाल देते हैं, 1 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो गया, तो 2 8 10 हो गया, और 18 कितना हो गया, 28 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आती है बच्चों क्या, कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसको ये त्याग सकता है, तब तो इसका अंतिम कोष में ये अष्टक पूर्ण हो रहा है। तो ये अंतिम कोष में जो अष्टक पूर्ण करने वाली जो बात है, ये क्या है दोस्तों, ये यही बात है कि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो इसके अंतिम कोष में अष्टक पूर्ण होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप इसको 8-8 के क्रम में भी लिखते हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, तो आप इसको ब्रेक करो। ओके, तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो कि यहाँ पे जैसे जिंक का 30 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 8 लिखा, 10 हो गया, और यहाँ पे 18, क्योंकि भरने का क्रम तो यही है। नील्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का क्रम 2 8 18 और 32 है। ओके, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 18 आ गए, और यहाँ पे 32 तो थे नहीं, तो यहाँ पे 2 बचे थे, हमने 2 डाल दिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और अपना अष्टक पूर्ण करके ये दिखाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो बच्चों। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जिंक जो है यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में मौजूद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आयरन भी यहाँ पे मौजूद रहता है, और मैग्नीशियम भी मौजूद रहता है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आप बोलोगे सर हम इसको याद कैसे रखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा, कैसे याद रखेंगे, इट्स डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट इट। ओके, सो आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, आपके लिए बड़ा सिंपल एग्जाम्पल, पहले मैं एकल संयोजी बता दूं, फिर उसके बाद द्विसंयोजी को मैं बताता हूँ आप सभी को। ओके, तो पहले देख लीजिए एकल संयोजी वाले को। ये है एकल संयोजी परमाणुओं के लिए। अब जैसे देख लो, पहला जो वर्ग आता है बच्चों, उसमें सभी तत्व एकल संयोजी वाले होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहाँ तक देख लो, क्योंकि यही ज़्यादातर क्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन जो है वो एक धनायन दिखाता है, लिथियम भी ऐसे ही धनायन दिखाता है, सोडियम भी ऐसे धनायन दिखाता है, पोटेशियम भी एक धनायन दिखाता है। तो इस तरीके से आप इनके बारे में डिस्कशन कर सकते हो। अगर आप इनके अलावा अगर ऋणायन वाले देखना चाहते हो, ऋणायन वाले तत्वों को देखना चाहते हो, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखो, ये चूंकि पहले वर्ग में आते थे, इसलिए सबके सब धन 1, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। और जैसे 17वां समूह है, तो इसके अंतिम में 7 है, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके जितने भी तत्व आते हैं, जितने भी परमाणु आते हैं इसमें, उन सबको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। जैसे आप एग्जांपल देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप इन सबको देख लो, ये सभी जो है 1 इलेक्ट्रॉनों के भूखे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका होता है 9। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 7 में ब्रेक होगा, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए फ्लोरीन जो है माइनस आयन शो करता है। क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ परमाणु क्रमांक 17 है, तो ये 2 8 और 7 में ब्रेक होगा। तो इसी तरीके से क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तभी इसका अष्टक पूर्ण होगा। तो इसी तरीके से आप अन्य तत्वों को भी गणना कर सकते हो बच्चों। ओके, तो आई थिंक आपको ये एकल संयोजी वाला कांड तो समझ में आ गया होगा, ये क्या बात है भाई, ये क्या चीजें हैं एकल संयोजी वाले में। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे देख लो द्विसंयोजी, तो द्विसंयोजी में क्या होगा बच्चों, यहाँ से देख लो, द्विसंयोजी में आप क्या देख सकते हो, जैसे देख लो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, दूसरे वर्ग के जो तत्व आते हैं, जैसे बेरिलियम। ओके, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पूरा हो गया, और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करता है, त्याग देता है। ओके, ठीक उसी प्रकार से मैग्नीशियम है यहाँ पे। ओके, तो जैसे आपको देखो ये तत्व याद नहीं है, तो आपको ये तो याद होंगे ना, पहले यहाँ हाइड्रोजन आता है, यहाँ लिथियम आता है, और यहाँ सोडियम आता है, और यहाँ बेरिलियम आता है, और यहाँ मैग्नीशियम आता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक तो आपको रट गया होगा अब तक, 11 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका 12 होगा। ओके, यानी कि 12 होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 और 2 में ब्रेक होगा। तो 2 8 और 2 में ब्रेक हो रहा है ये, तो इसका मतलब क्या है, अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको ये त्याग करेगा, और ये कैसा गुण दिखाएगा, 2 संयोजी आयन का गुण दिखाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होगी। ठीक उसी प्रकार ऋणायन में देख लो, जैसे हमने 17वें समूह को देखा था 1 ऋणायन दिखाने के लिए, वैसे 16वें समूह के तत्वों को देखेंगे 2 ऋणायन दिखाने के लिए।
तो यहाँ से हम इसको क्या करें, कैसे पहचानेंगे? अब यहाँ देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि इसमें आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेरिलियम, पोलेनियम, ये सब आते हैं। तो अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसको ब्रेक करो तो 2 और 6 में ब्रेक होगा, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है ऋण 2 आयन, मतलब कि 2 ऋण आयन यहाँ पे दिखाता है। ओके, अब उसी प्रकार से सल्फर को देख लो। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है आई थिंक 16 होता है। तो सल्फर का 16 होता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 और 8 में ये ब्रेक हो गया 10 में, और यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 आ गया तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो सल्फर भी यहाँ पे 2 माइनस आयन शो करता है। तो इसी तरीके से ये तत्व है बच्चों, ओके, जो कि द्विसंयोजी आयन दिखाने की गुणवत्ता रखते हैं। अब उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख लो, अगर त्रिसंयोजी आयनों वाले को देखोगे तो आपको कुछ कुछ ही दिखाई देंगे, जैसे Al3 प्लस एल्यूमिनियम का है और आपका फॉस्फेट का है। ओके, PO4 3 माइनस, ये है फॉस्फेट। ओके, तो इस तरीके से आप इन तत्वों को याद कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा था आप सभी को। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कवर करते हैं मूलक के बारे में। तो मूलक क्या होता है? आवेशित परमाणुओं तथा परमाणुओं के आवेश समूह को मूलक कहते हैं। ओके, मूलक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। तो जैसे अलग अलग तत्वों को अगर आप वियोजित करोगे तो ये धनायन और ऋणायन में ब्रेक हो जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोडियम धनायन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन बनाता है। ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, तो अमोनियम यहाँ पे धनायन बनाएगा और हाइड्रोक्साइड जो है वो ऋणायन बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस टॉपिक को आई थिंक आपको मैं समझा चुका था। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिर भी हम इसको रिपीट कर लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि दिए गए उदाहरणों में सोडियम धनायन, अमोनियम धनायन जो है तथा कैल्शियम 2+ जो है यहाँ पे वो क्षारीय मूलक हैं। तो यहाँ पे वैसे भी बोला गया है कि प्रायः धनायन जो क्षार से प्राप्त होते हैं उन्हें क्षारीय मूलक कहते हैं। अब पता कैसे चलेगा क्षार से प्राप्त होते हैं? क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोक्सिल आयन मिला हुआ है, इसलिए क्षार से प्राप्त होते हैं। अगर H+ आयन मिला होता तो वो अम्ल से प्राप्त होते हैं। तो जो अम्ल से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्लीय मूलक कहलाते हैं। और जो क्षार से प्राप्त होते हैं उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। तो यहाँ क्षारीय मूलक है सोडियम प्लस, अमोनियम प्लस और कैल्शियम 2+, ये सभी क्षारीय मूलक हैं। और यहाँ पे देखिए प्रायः ऋणायन जो है जो अम्ल से प्राप्त होते हैं उन्हें अम्लीय मूलक कहते हैं। तो आप इसकी गणना कैसे करोगे? जैसे HCl है तो H+ और Cl- में ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस है, मतलब कि ये पूरा लिक्विड क्या है, ये अम्ल के रूप में व्यवहार दिखा रहा है। तो क्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अम्लीय मूलक हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से H+ जो है यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये अम्ल की तरह व्यवहार दिखा रहा है, तो इसलिए नाइट्रेट क्या हो जाएगा? ये अम्लीय मूलक हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे। अब यहाँ से देखिए, दिए गए उदाहरणों में क्लोराइड और नाइट्रेट और सल्फेट अम्लीय मूलक के उदाहरण हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। ओके, अब यहाँ से हम आगे कवर करते हैं। अब देखिए, बहुपरमाणिक आयनों वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र, इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको भी मैं आपको सिखा दूँ। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कई सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे एक विशेष आड़ा तिरछा पद्धति के अनुसार आयनों पर उपस्थित आवेश या संयोजकता का उपयोग करते हुए रासायनिक सूत्र लिखेंगे। अब ये कैसे होगा? देखिए एग्जाम्पल के लिए है आपके लिए अमोनियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये सारे पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूँ। ओके बच्चों, तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं यहाँ के आप एक्सप्लेन करने के लिए व्हाइट बोर्ड में चले जाता हूँ। आप सभी की स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड आ चुकी है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं अमोनियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल। अमोनियम कार्बोनेट का यहाँ पे फॉर्मूला मैं पहले लिख दूँ, NH3CO यहाँ पे 3 होता है। ओके, NH4CO3 होता है, माफ़ कीजिएगा, ये है आपका अमोनियम कार्बोनेट। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ अच्छे से। NH4CO3, ये अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले संगठक आयनों के प्रतीक सूत्र लिखेंगे और साधारणतः धनात्मक भाग का प्रतीक सूत्र बाईं ओर और ऋणात्मक भाग का प्रतीक सूत्र दाईं ओर लिखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर कंडीशन में जो यौगिक होते हैं उसका पहला वाला भाग जो है वो धनात्मक होता है। तो हमने सबसे पहला स्टेप में क्या किया, धनात्मक भाग को हमने दाईं ओर लिख लिया और ऋणात्मक भाग को हमने बाईं ओर लिख लिया, इस तरीके से। और उसके बाद संगठक आयनों की संयोजकता उनके नीचे लिखी जाती है।
अब ये धनात्मक आयन है, ये हमेशा एक धन आयन दिखाता है बच्चों। ये कैसा दिखाता है? एक धन आयन के रूप में ये प्रचलित है। अमोनियम जो है, जिसके बारे में अभी अभी हमने देखा, और कार्बोनेट जो है एक ऋण आयन के लिए प्रचलित है, माफ कीजिएगा दो ऋण आयन के लिए प्रचलित है। ये 2- ये आयन शो करता है। तो यहाँ पे हमने इसकी संयोजकता लिख दी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आयनों की संयोजकताओं को आड़ा तिरछा करके यौगिकों में उनका अनुपात ज्ञात किया जाएगा। आड़ा तिरछा कैसे? इनकी संयोजकता क्या है, ये तो दूसरा स्टेप हो गया, आपने देखा। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसकी संयोजकता निकालेंगे। संयोजकता तो 1 और 2 है, ये पता चल गया। अब इसको आड़ा तिरछा करेंगे, मतलब ये देखो, यहाँ पे इस तरीके से एरो लगाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से एरो लगाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, उनके यौगिकों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इनके यौगिकों का अनुपात हो जाएगा 2:1। ओके, तो यानी कि अमोनियम का अनुपात 2 है और कार्बोनेट का अनुपात 1 होगा। एक्चुअली हम ज्ञात क्या कर रहे हैं बच्चों, हम बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र निकाल रहे हैं। इसके लिए क्या है, देखिए हमको इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, इसके रासायनिक सूत्र कैसे बनेगा वो देखिए। अमोनियम कार्बोनेट का देख रहे थे, तो NH4 को हमने इधर लिख दिया, कार्बोनेट को इधर लिख दिया। आपको इसमें संयोजकता पता होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। अब देखिए इसको आड़ा तिरछा कर दिया हमने सेकंड नंबर पे, और इसका अनुपात निकाल दिया। अब क्या करेंगे, चौथा स्टेप जो हमारा आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, बहुपरमाणुक आयन को पहले कोष्ठक में रखेंगे, यानी कि यहाँ जिसका अधिकतम अनुपात आया, यानी NH4 यहाँ पे आया 2, तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे। और उसके बाद जो बच गया है एक वाला, यानी कि कार्बोनेट, उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 की जगह 1 आ रहा होता तो हम इसको बिना ब्रैकेट के लिख सकते थे। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसका एग्जाम्पल देखेंगे? सोडियम नाइट्रेट का, जो आपके बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है? सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट को हमको समझ में आ रहा है, सोडियम ये है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? NO3 होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ ये पता होनी चाहिए कि दोनों के आयन क्या है। पहला स्टेप तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया, दूसरा स्टेप दोनों की संयोजकता पता होनी चाहिए। सोडियम एक धन आयन दिखाता है और नाइट्रेट एक ऋण आयन दिखाता है। तो इस तरीके से अब तीसरे स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस में ऐसे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे दोनों के बीच में अनुपात 1:1 आया है, तो आप इसे क्या लिखोगे? NaNO3। यहाँ पे किसी को ब्रैकेट में नहीं रखा जाएगा। उसके बाद आप एक और एग्जाम्पल देख लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल देख लो, जो तीसरा एग्जाम्पल आपके बुक में है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से ही पता चल रहा है ये Mg है और ये OH है। इस तरीके से साफ हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है क्योंकि दूसरे वर्ग में आता है, ये तो पता है। और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। अगर आप इसे रेशियो इस तरीके से क्रॉस में लिखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड में 2 आ रहा है यहाँ पे, तो जिसका 2 आएगा, देखो जिसका अधिकतम रहेगा, मतलब अधिकतम जिसकी अनुपात रहेगा, इसको अनुपात में लिखोगे तो क्या होगा, ये 1:2 में ब्रेक होगा। तो जिसका अधिकतम अनुपात रहेगा उसे हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg, तो ये सिंपल हो गया क्योंकि इसका अनुपात 1 आया था, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड जिसका 2 आया था उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो इस तरीके से इसका रासायनिक फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरीके से अमोनियम फॉस्फेट को भी देख लो आप। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट में देखिए अमोनियम के नाम से ही पता चल रहा है NH4 होगा, और फॉस्फेट क्या होगा, सल्फेट तो SO4 होता है, तो फॉस्फेट PO4 होगा। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1, और इसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। अब इसको क्रॉस में लिख लो, ऐसे करके क्रॉस में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अनुपात आ जाएगा 3:1 का। तो आप इसे किसे ब्रैकेट में लिखोगे? अमोनियम को ब्रैकेट में रखोगे इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? PO4। तो कुल मिला के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, यहाँ पे संयोजकता हो गया। बाकी तो बहुत बड़ा आसान है, उसे तो बाकी चीज़ों को आप बड़ा आसानी से कर सकते हो और आसानी से आप बता सकते हो कि कैसे कैसे इसमें कॉन्सेप्ट हो रहा है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। फिर अगला एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे सोडियम सल्फेट का। तो सोडियम सल्फेट का देख लेते हैं। ये है सोडियम और ये है सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम को Na से, सल्फेट को SO4 से।
तो यहाँ देखिए सोडियम का एक धन आयन होता है और SO4 का 2। अब यहाँ से इसको हम क्रॉस के रूप में ऐसे करके लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2:1 हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सोडियम जो है यहाँ पे Na2 शो करेगा और ये क्या आ जाएगा SO4। अब आप बोल रहे होगे कि सर Na2 ये ऐसे शो क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया बच्चों क्योंकि यहाँ पे सोडियम इकलौता है, इसके पास कोई भी अणु के बारे में नहीं दिखाया गया है। ये सोडियम का परमाणु है, ओके, इसलिए ये नहीं होगा, ये ट्रू होगा यहाँ पे। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। कुछ और एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का एग्जाम्पल देखना है आपको, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक तरफ कैल्शियम लिख लीजिए और एक तरफ सल्फेट लिख लीजिए। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, इसके कैल्शियम का 2 होता है और सल्फेट का भी 2 होता है। अब इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन में लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो अनुपात 2:2 आया, मतलब अगर दोनों को काट दोगे तो 2 1 2 और 2 1 2 हो जाएगा, यानी कि 1:1 आया। तो इसका आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, कैल्शियम सल्फेट, सिंपली एज इट इज ऐसे इसको लिख दोगे। ओके, ये कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। ठीक इसी तरीके से मैं आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला भी बता देता हूं। ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। फॉर्मूला इसको लिखेंगे हम, पहले एल्यूमिनियम लिख लो और दूसरी तरफ लिख लो सल्फेट। अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम के कितने आयन होते हैं, तो इसके 3 होते हैं, अभी अभी हमने देखा था 3 आयन होता है ये, और सल्फेट 2 आयन होता है। ओके, तो अब यहाँ से देखो इनको आप पहले क्या करोगे, क्रॉस के फॉर्म पे लिखोगे इस तरीके से। जब क्रॉस के फॉर्म पे लिखोगे तो ये 2:3 में आएगा, मतलब यहाँ पे ये तो अणु के रूप में हो गया, तो यहाँ से अपन इसको क्या लिखेंगे, Al2 लिखेंगे और यहाँ पे इसको लिखेंगे SO4 3 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से आप लोग कई सारे फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो और बना सकते हो बच्चों। जैसे कि मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि जिंक सल्फेट। तो इस तरफ क्या आ गया आपका, Zn आ गया, ये जिंक हो गया, और सल्फेट का हो गया SO4। तो जिंक सल्फेट आप लिखिएगा तो इसके आयन कितने होते हैं, 2, और जिंक के भी 2+ आयन होते हैं, अभी अभी हमने देखा था। तो अगर इसको क्रॉस के फॉर्म पे लिखोगे आप इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा 2:2, यानी कि ये किसके इक्वल है, 1:1 के। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ZnSO4 ही आएगा, एज सिंपल एज। ओके ओके, अब यहाँ से हम सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट का आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया था, नहीं, सोडियम सल्फेट का हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। ओके, सोडियम क्लोराइड का देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ये सोडियम हो गया और ये क्लोरीन हो गया। अब ये एक धनायन दिखाता है, ओके, और ये एक ऋणायन दिखाता है, आपको पता है। अब इसको इस तरीके से क्रॉस सेक्शन के फॉर्म पे लिखोगे तो रेशियो आ रहा है 1:1, यानी कि इसका फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ओके बच्चों, ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद आप सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला देख सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, आपको पता है, जैसे कि एक हाइड्रोजन होता है और एक सल्फेट होता है। तो यहाँ पे इसका आयन क्या है, इसका आयन है, हाइड्रोजन जो है एक धनायन दिखाता है और सल्फेट 2 दिखाता है। ओके, अब इसको आप इस तरीके से क्रॉस में लिख लीजिएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2:1 के फॉर्म पे, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 आ जाएगा और यहाँ पे सल्फेट में आ जाएगा 1। ओके, जिसको मेंशन करना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। आई थिंक आपको ये सभी बातें समझ में आ चुकी होंगी कि किस तरीके से आप इसके फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हो बच्चों। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ओके, देखिए सबसे पहले क्या है, मोल जो है एक संख्या है बच्चों। एक्चुअली क्या हुआ ना, जैसे तत्वों की खोज की जा रही थी तो कई सारे तत्व, बड़े बहुत सारे थे,
ओके, तो अब जैसे मान के चलो, अगर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 6.022, तो ये क्या लग रहा है आपको? छोटा सा एलिमेंट है जिसका वैल्यू 6 के अप्रोक्स है, और ये तो बाकी डेसिमल में आया है। तो अगर इसी को अगर मान के चलो कि मैं लिख दूं 10 का पावर 23, तो ये कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 10 का पावर 23 मतलब कितने जीरोज होंगे बच्चों, आप खुद इमेजिन करो। 10 का पावर 23 में कितने जीरोज होंगे, तो एक बार करके देख लें क्या? जैसे ये 10 हो गया, अब 10 का पावर 23 है ना, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये इतने जीरोज आएंगे। तो अगर इस वैल्यू को लिखोगे तो कितना बड़ा वैल्यू बनेगा? तो इसलिए इसको मेंशन करने के लिए एक साथ बोल दिया गया 1 मोल। क्या बोल दिया गया? 1 मोल इसको बोल दिया गया। अब इसके पीछे कई सारी कहानी है। जैसे मान लो बड़ी वैल्यू है, तो उसको आप कैसे कैसे मेंशन करोगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई। तो 1 मोल का इसके लिए वैल्यू दिया गया 6.022 इंटू 10⁻23। अब इस वैल्यू को हम कौन से नाम से जानते हैं? तो इस वैल्यू को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। हिंदी में आप अवोगाद्रो कहते हो, और इंग्लिश में एवोगैड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है, एवोगैड्रो नंबर। और इसे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम एन नॉट से शो किया जाता है। किससे? एन नॉट से। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एवोगैड्रो नंबर क्या होती है। लेकिन इसके पीछे की मूलभूत कहानी है, अगर वो हमें समझनी है तो इसके लिए हमें इसके बेसिक को समझना होगा, जो कि हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और साथ ही हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और कुछ आंकिक प्रश्न भी वहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में।